एफएम रेडियो 91.2 हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं लोक प्रशासन विभाग से शुभांकर शुक्ला और मेरे साथ आज मेरे विभाग से यहाँ पर उपस्थित हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित सिंह जी। आज का ये जो कार्यक्रम है श्रोताओं, हम लोक प्रशासन विभाग के द्वारा जो कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्तर पे कौन कौन से प्रोग्राम संचालित कर रहा है। थोड़ी बात होगी पीएचडी के प्रवेश के संबंध में भी, और यदि हमारे पास समय रहा तो हम इस सब्जेक्ट से, लोक प्रशासन सब्जेक्ट से नेट की तैयारी कैसे की जाए, हमारे जो शिक्षार्थी हैं, विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी हैं और अन्य श्रोतागण जो यहाँ पर हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, तो उनके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। तो सुमित जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं पहले सवाल इससे शुरू करना चाहूँगा कि थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया हम इस पे अगर हम समझ पाएं कि लोक प्रशासन विभाग स्नातक, स्नातकोत्तर और सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो चला रहा है उसके संबंध में थोड़ा सा एक संक्षेप में अगर। हाँ सर, जो हमारा डिपार्टमेंट है, पहले तो मैं अपने सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि सभी श्रोताएं जो हमारे यूनिवर्सिटी में जो प्रवेश प्रक्रिया है वो 10 अक्टूबर तक ओपन है, तो आप सभी लोग प्रवेश ले सकते हैं। और जो डिपार्टमेंट जो प्रोग्राम और सर्टिफिकेट कोर्स चला रहा है वो इस प्रकार है कि पहले तो हम लोग एक सर्टिफिकेट, पहला जो मैं बताना चाहूँगा वो एक सर्टिफिकेट कोर्स है CCPR 17 सर्टिफिकेट कोर्स इन पंचायती राज। तो इसमें जो बेसिक जो योग्यता है वो क्लास 10th पास होना चाहिए शिक्षार्थी को, तो वो इसमें प्रवेश ले सकता है। और इसका ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है और इसमें 2 एग्जाम पास करके वो सर्टिफिकेट कोर्स शिक्षार्थी प्राप्त कर सकता है। मतलब जो CCPR जो सर्टिफिकेट कोर्स है, हाँ, वो 6 महीने में उसका हाँ ड्यूरेशन 6 मंथ है और उसमें वो 6 मंथ के बाद वो जब भी एडमिशन लेते हैं तो उसके 6 मंथ बाद जो एग्जाम के जो प्रक्रिया होगी, जब भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं तो उसमें एग्जाम होगा। और क्योंकि 2 पेपर होंगे इसमें, 2 पेपर अगर शिक्षार्थी पास कर लेता है तो उसको यूनिवर्सिटी द्वारा ये सर्टिफिकेट कोर्स इन पंचायती राज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर मैं इसमें शुल्क की बात करूं तो जो टोटल इस सर्टिफिकेट कोर्स का जो शुल्क है वो 3750 रुपए है सर, सर्टिफिकेट प्रोग्राम का। जी। हमारे श्रोताओं के लिए जरा आप इस स्नातक स्तर पे जो हमारे प्रोग्राम हमारे विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए और शुल्क सहित अगर। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि अभी इससे पहले 2023 से पहले जो पुरानी प्रक्रिया थी उसके तहत बीए का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन 2023 के बाद एनईपी 2020 के तहत BA 23 हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है बीए का। और जो भी शिक्षार्थी 10+2 पास किए हैं और समकक्ष हैं, 12th पास आउट हैं, तो वो इसमें प्रवेश ले सकते हैं। और प्रवेश लेने के उपरांत शिक्षार्थियों को जो चूंकि 3 वर्षीय कार्यक्रम है और पहले 1 ईयरली बेसिस पे चलता था, लेकिन अब उसको एनईपी के तहत, सेमेस्टर सिस्टम के तहत इस प्रोग्राम को कर दिया गया है। और अगर मैं शुल्क की बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में 5350 और सेकेंड सेमेस्टर में 2500 रुपये आपका शुल्क है। तो अगर हम लोग ईयरली बेसिस से बात करें तो शिक्षार्थी को लगभग 7850 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब 1 वर्ष का जो प्रोग्राम फीस है वो लगभग 7850 रुपये होगी, इंक्लूडिंग आपका एग्जाम फीस। स्नातकोत्तर स्तर पे जैसे कि यदि हम थोड़ा सा और अगर विस्तार में समझना चाहें तो जो प्रश्न पत्र चुनने की जो प्रक्रिया है वो जो नई शिक्षा नीति के तहत है, इलेक्टिव कोर्सेज, और उसके बारे में अगर जानकारी आप दे सकें। अच्छा, जो ये मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप स्नातक स्तर पर, चूंकि एनईपी ये लागू हुआ है जी, तो स्नातक स्तर पे शिक्षार्थी जो फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में 8 पेपर फेस करने होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में। इसमें ट्रेडिशनली रूप में 3 सब्जेक्ट तो आपके वही होंगे जैसा हम बीए प्रोग्राम में चयन करते थे, 3 सब्जेक्ट का कोर। हाँ, कोर, उसको यहाँ पे कोर बोला गया है। और उसके अलावा शिक्षार्थी एक आपका माइनर चुनेगा और ये 4 पेपर हो गए। उसके बाद शिक्षार्थी एक VAC चुनेगा, वैल्यू एडेड कोर्स का एक कोर्स चुनेगा। उसके अलावा AECC चुनेगा एक। उसके बाद आपका SCC स्किल एनहांसमेंट कोर्स चुनेगा। और एक आपका चुनेगा
जीई जनरल इलेक्टिव एक कोर्स चुनेगा तो बेसिकली ये मतलब 3 आपके कोर हो गए, एक आपका माइनर हो गया और आपके एक एईसीसी हो गया, एक एसईसी हो गया और एक वैल्यू एडेड कोर्स हो गया बीएससी और एक आपका जीई हो गया। तो ये टोटल 8 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट को देखने को मिलेंगे। कुल मिला के 8 पेपर होंगे हाँ 8 पेपर होंगे स्नातक स्तर पे फर्स्ट सेमेस्टर में, हम्म। और जिसमें कि 3 कोर के अलावा जो कुछ जैसे जी आदि के पूल बने हुए हैं, जो जनरल इलेक्टिव के पूल बने हुए हैं, वहां से हाँ जो ये जो जब एडमिशन की जब प्रक्रिया हाँ स्टार्ट होती है, यस जो 3 कोर और एक माइनर के बाद जो भी पेपर आप चुनेंगे, जैसे बीएससी का अलग पूल बना हुआ है, एईसीसी का अलग पूल बना हुआ है, एसईसी का अलग पूल बना हुआ है, जीई का अलग पूल बना हुआ है, तो शिक्षार्थी स्वतंत्र है। तो एनईपी के तहत यही स्वतंत्रता प्रदान की गई है शिक्षार्थियों को कि वो स्वतंत्र हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में जाकर वो अपने ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं और उनको बड़ा ही मल्टीडिसिप्लिनरी डाइवर्स प्लेटफॉर्म मिला है कि वो पहले क्या होता था, हमने जो 3 सब्जेक्ट चुन लिया उसी में हम अध्ययन करते थे 3 साल लेकिन हाँ 3 साल तक, लेकिन यहाँ पर अलग अलग स्किल शिक्षार्थी सीख सकता है अपने अध्ययन काल के लर्निंग बाय डूइंग, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत जी जी एस्पिरेशनल जो एक नारा भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी और अन्य पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उसमें निहित करने की कोशिश की गई है उस विचार को। तो अच्छा, स्नातक मैं सर श्रोताओं के लिए की तरफ से मैं जानना चाहूंगा कि स्नातकोत्तर यानी एमए के पाठ्यक्रम जो हैं, लोक प्रशासन विभाग जो संचालित कर रहा है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, जो हमारा जो तीसरा जो प्रोग्राम है वो है आपका MAPA 21 और MAPA 21 में बेसिकली जो हमको देखने को मिलता है यहाँ पर कि जो पात्रता है वो आपकी किसी भी विषय में शिक्षार्थी स्नातक होना चाहिए जी। हाँ, तो अगर शिक्षार्थी किसी भी विषय में स्नातक है तो वो इसमें प्रवेश ले सकता है। और जब एमए में शिक्षार्थी हमारा एडमिशन लेगा तो मिनिमम टेन्योर इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 वर्ष है और 2 वर्ष के दौरान 4 सेमेस्टर होंगे और 4 सेमेस्टर में अगर मैं पेपर्स की बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर होंगे, सेकंड सेमेस्टर में 4 पेपर होंगे और आपके थर्ड सेमेस्टर में 4 पेपर हैं और जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है उसमें 6 पेपर हैं। तो टोटल 18 पेपर 18 कोर्सेज को पास करने के बाद आपको विश्वविद्यालय एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री प्रोवाइड कराएगा। स्नातकोत्तर स्तर पे जो है 18 पेपर शिक्षार्थियों को पास करने होंगे जो मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे। सर इसमें थोड़ा सा हम अगर और डिटेल में अगर मैं इसमें जानना चाहूँ कि जो हमारे लोक प्रशासन विषय को जो शिक्षार्थी चुनता है तो इसमें भविष्य में क्या क्या स्कोप है, क्या संभावनाएं हैं, या चाहे गवर्नमेंट जॉब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए इसको, या बेसिकली सर अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही लोकप्रिय सब्जेक्ट हमेशा से रहा है। तो एक तो जो स्टेट सर्विस कमीशंस के एग्जाम हैं और जो पॉपुलर एग्जाम है सिविल सर्विसेज का जिसके थ्रू एचडीएम और डीएसपी बनते हैं स्टेट लेवल पर, और सेंट्रल लेवल पर जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है जिसके थ्रू आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो वो उसके लिए एक बैकग्राउंड तैयार करने में इसकी बहुत ही अच्छी भूमिका रहती है। और अगर हमारे शिक्षार्थी इससे एमए करते हैं तो फिर उनका काफ़ी हद तक, और या फिर ऑप्शनल के रूप में भी इसको चुनते हैं तो उसको मतलब शिक्षार्थी को बहुत ही अच्छी समझ विकसित होगी। और ये जीएस में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है और ऑप्शनल में तो खैर ऑप्शनल जो भी लेता है तो उसके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है काफ़ी हद तक, क्योंकि आप प्रशासन में जाने से पहले प्रशासन के बारे में सारी जानकारियां ही हमारे प्रोग्राम के माध्यम से ग्रहण करते हैं। और मैं अगर इसके संबंध में बात करूं तो इसके एमए करने के बाद आप नेट पास करके और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर आज के दौर पे हम लोग देखें तो अगर आप कंपटीशन बेसिस पे भी काफ़ी एग्जाम हो रहे हैं, अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेटों की करवा रही हैं और वहाँ पे प्योर अगर आप एमए हैं और नेट हैं तभी आप एलिजिबल हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का आप कंपटीशन के थ्रू आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो यूजीसी नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में भी ये सहायक है।
और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो विभिन्न योजनाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की चलाई जा रही हैं, तो उन योजनाओं में यंग प्रोफेशनल बनकर उन प्रोग्राम में आप सहायक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। और विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें भी आप जाकर अपने जो एमए के तहत आपने ज्ञान अर्जित किया है उसका उपयोग वहां पे आप कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि पंचायती राज संस्थान, केंद्रीय पंचायती राज संस्थान जो हैदराबाद में है, उसमें भी एंट्री में शायद उसमें मदद मिलेगी। जो हमारा जो सीसीपीआर का जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, यदि शिक्षार्थी यहाँ से करता है तो वहाँ पर उसको जो है वो वरीयता दी जाती है जब यंग प्रोफेशनल जब चुने जाते हैं। मेरे जो है इसमें कुछ कलीग हैं जैसे कि एनआरएलएम और अन्य योजनाओं में जो कार्यरत हैं, अच्छा। तो उन्होंने बताया। तो इस ऐसा ये बात इसलिए निकल के आई क्योंकि सीसीपीआर का मुझे लगता है कि जो अभी तक उपलब्ध जानकारी है, उत्तराखंड में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट अभी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ही संचालित कर रहा है अभी तक उपलब्ध जानकारी के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि शिक्षार्थियों को इस सब्जेक्ट में अगर इनरोल होना है, अगर प्रवेश लेना है, तो यहाँ विश्वविद्यालय में 10 अक्टूबर जो कि अभी तारीख तय की गई है, वहां पर जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं और प्रवेश ले सकते हैं। पीएचडी में सर, अगर इस विषय के जो शिक्षार्थी हैं, अगर विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया ये होगी? देखिए, पहले प्रक्रिया ये थी पीएचडी में, चूंकि हमारा डिपार्टमेंट पीएचडी भी चलाता है, तो अगर कोई पहले प्रक्रिया क्या थी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर ही एंट्रेंस का एग्जाम होता था और फिर एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू के माध्यम से शिक्षार्थियों का चयन किया जाता था पीएचडी के लिए। लेकिन पिछले वर्ष कंबाइंड एग्जाम हुआ था, कंबाइंड पीएचडी के लिए एग्जाम हुआ था और वो शायद कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने लिया था। और उसके बाद मेरिट के आधार पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाकर इंटरव्यू देकर शिक्षार्थियों का चयन हुआ था। तो उसी माध्यम से फिर वहां पे एंट्रेंस देने के बाद यूनिवर्सिटी में आकर मेरिट के आधार पर जब भी यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू कराए तो उसमें फिर शिक्षार्थियों ने इंटरव्यू दिया और यहाँ पे प्रवेश लिया। अच्छा, वरीयता उसके साथ मुझे लगता है कि लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटीज की वरीयता चुनी होगी पीएचडी हाँ में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान। तो जैसे सीट्स फिल होती गई वरीयता के क्रम में, जैसे आप भरेंगे तो वो उसमें वो फिर इंटरव्यू के लिए उत्तराखंड पात्र में मुक्त विश्वविद्यालय का भी नाम, उसमें आप पात्र होंगे तो आप यहाँ पर भी आप अप्लाई करके जो भी प्रक्रियाएं हैं, इंटरव्यू और वाइवा वगैरह दे सकते हैं। तो ये, और इसके लिए जो पात्रता है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, वो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि है और मिनिमम 55% अंक प्राप्त होने चाहिए शिक्षार्थी को। और अगर मैं पीएचडी की टोटल फीस की बात करूं तो अगर प्रथम वर्ष में 13,150, द्वितीय वर्ष में 6,500, तृतीय वर्ष में 7,000 और चतुर्थ वर्ष में 10,000 फीस है। तो ये बेसिकली पीएचडी के बारे में जानकारी है जी। तो जितने भी श्रोता हमको सुन रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी जानकारी यहाँ साझा की गई है और ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। और श्रोताओं को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसके संबंध में यदि कोई सुझाव हो तो जब हमारा चूंकि ऑडियो और वीडियो जो भी विश्वविद्यालय की तरफ से बनता है तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे सर कि नेट की प्रिपरेशन के लिए जो हिंदी माध्यम के शिक्षार्थियों के लिए जो किताबें, जरूरी किताबें हैं, उस पर हमारे विभाग की तरफ से ये प्रयास रहेगा कि हम किसी वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से उन किताबों पे भी चर्चा कर लें बेसिक। क्योंकि कई बार शिक्षार्थी आते हैं विश्वविद्यालय में तो वो जब एमए फर्स्ट सेम में जो एडमिशन लेते हैं, जो सीरियस होते हैं चीज़ों को लेकर, पढ़ने को लेकर, तो वो पूछते हैं कि कहाँ शुरुआत की जाए। मुझे लगता है कि मतलब बिगनर्स के लिए कुछ बेसिक किताबों का जो है एक फ्रेमवर्क हमको जो है समझाना जरूरी, हमें लगता है कि बहुत ही शिक्षार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो हम कोशिश करेंगे जल्द ही, चाहे रेडियो के माध्यम से या किसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से, हम विश्वविद्यालय के जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है तो नेट के संबंध में हम जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।